हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। आप सबकी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, अगर अच्छी नहीं चली तो अच्छी चलाओ, जल्दी जल्दी चलाइए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में हमारा ऑलमोस्ट 3 चैप्टर खत्म हो गए थे, 3 या 4। मुझे लगता है आपके मोशन खत्म हो गए थे, लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गए, ग्रेविटेशन खत्म हो गया था और वर्क पावर एंड एनर्जी। 4 चैप्टर खत्म हो गए थे क्लास 9th के। साउंड चल रहा है, साउंड में भी एक लेक्चर आपका हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा था। साउंड में हमने देखा था कि साउंड एक्स बेसिकली एक एनर्जी होती है। एनर्जी की अगर बात करें तो हमने कहा था एनर्जी क्या होती है बच्चा, ना तो एनर्जी कभी क्या होती है, ख़त्म नहीं हो सकती। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो साउंड भी क्या एक टाइप्स की एनर्जी है। एनर्जी को क्या होती है, हमारे जो आसपास के पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल के थ्रू वो जब वेव में कन्वर्ट होती है तो वेव हमें किस फॉर्मेशन में सुनाई देती है, साउंड के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि साउंड क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसकी उत्पादकता क्या है, तमाम चीज़ें हमने देखी थी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। एक छोटी सी बात और है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपके जो भी कंटेंट अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, मुझे लगता है मेरे बच्चे कि अगर अभी तक लगता था कि ऐसा कोई टीचर जो हमें सही से पढ़ा दे, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट जो हमें पढ़ा दे जहाँ हमें जा कर के पढ़ना हो, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा कोई किसी चीज़ की भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं, हमारी जो पूरी टीम है, वो काफ़ी मेहनत आपके लिए कर रही है और अपनी तरफ से एक वो बेहतर कंटेंट दे रही है, जो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे जो अवेलेबल है इस समय हमारी चैनल पे क्लास 9th के लिए। मुझे लगता नहीं कि बोर्ड्स के बच्चों के लिए, नीट जेईई के बच्चों के लिए इतने कंटेंट अवेलेबल हैं किसी भी चैनल पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपके लिए सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे आप पढ़ करके अपने जीवन में आगे जाएं और अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। तो सारी चीज़ें हैं। आई होप अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हमारे जो भी टीचर हैं, जो भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम जो आपके लिए काम कर रही है वो सिर्फ इतना चाहती है कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अगर उनको मिलता रहेगा तो उनके भी हौसले बढ़ेंगे। उनको भी लगेगा कि जिन बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं या जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं तो वो भी उनके सपोर्ट में है। और सपोर्ट हमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप एक लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें, एक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। हमारी पूरी टीम जो इस फील्ड पे काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो वाकई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम उसी वे में लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा हमारा अगर प्रयास है तो हमारे इस प्रयास में आपका एक छोटा सा योगदान जो आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से ये आग्रह है कि आप इतना सपोर्ट कर दें ताकि हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे साउंड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक है। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चा कि साउंड किस मीडियम में कैसा फ्लो करता है। जब मीडियम हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने डेसिबल तक हम बोलते हैं तो आवाज़ आती है, शेर के दहाड़ने कितने डेसिबल तक आवाज़ आती है। ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर इस चीज़ को अगर आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये चैप्टर है साउंड आपके बाकी भी चीज़ों में है, ये इतना आपके लिए इंटरेक्टिव होगा कि इससे जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जो क्वेरी होगी, वो मुझे लगता है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बचती भी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक में हमें ये चीज़ें नहीं समझ पाई थी या हमें नहीं पता चल पाया था, तो हम कोशिश करेंगे कि उस बात को आपके यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाकी चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। साउंड हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मेरे बच्चे, इस टॉपिक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थे, जो वेवलेंथ की बात हमने किया था, एम्पलीट्यूड की बात हमने किया था, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की हमने बात कर ली थी, और टाइम पीरियड की हमने बात कर लिया था, स्पीड की हमने बात कर ली थी। ये सारे टॉपिक में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो मुझे लगता है कि अब बात करनी हमें किस पे, वेव। अब आप सोचो जरा, एक मिनट आप समझना कि वेव क्या है। एक चीज बताओ आप, जो
बॉडी वाइब्रेट हुई, बॉडी के वाइब्रेट होने पे वहाँ के जो पार्टिकल थे वो अट्रैक्ट किए, और जो पार्टिकल को एक मीडियम मिला, किसका, या तो सॉलिड का, या तो लिक्विड का, या तो गैस का, उस मीडियम में वो वेव के थ्रू क्या बन के आए, साउंड बन के आए। मतलब जो वाइब्रेट हुई वहाँ पे चीज़ें, उसको एक माध्यम मिला, और उस माध्यम के थ्रू वो हमें क्या बन के मिल गई, साउंड के रूप में, एक एनर्जी के रूप में मिल गई। तो माध्यम था, तो माध्यम क्या था, ऐसा तो है नहीं कि एक पाइप हमने यहाँ से लगा दिया, यहाँ लगा दिया, उस पाइप के थ्रू आ गया, नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो हमें क्या है, किस फॉर्मेट में हमारे पास आया, एक वेव के फॉर्मेट में। वहाँ से जो ट्रेवल था, उसका ट्रेवल पाथ था उस साउंड का, उस एनर्जी का, वो क्या था, वो वेव था, एक वेव के फॉर्म में था। तो हमें वेव तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। यानी क्या कह रहा है कि तरंग की जो चाल है उसकी आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होती, मतलब जो वेव लेंथ है, वेव है, और कह रहा है कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, उसका क्या है बेटा, गुणनफल है। यानी आपसे पूछेगा कि जो हमारी उसकी स्पीड है v क्या है, स्पीड है किसकी, किसकी स्पीड है, साउंड की। तो साउंड के हमारे लिए क्या था, एक फ्रीक्वेंसी, और ये क्या था, लेम्डा, मतलब तरंग दैर्घ्य। तो ये क्या था, मतलब कितनी दूर गई और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ गई, मोटी है, पतली है, कैसी है चीज़ें। तो ये हमारे लिए क्या हो गया था, इक्वेशन और वेव, द वेव इक्वेशन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें हम, देखो क्या करें, न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो कह रहा है द साउंड ऑफ वेव हैज फ्रीक्वेंसी। एक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और वेव लेंथ उसकी कितनी है, 0.68 मीटर। तो बताइए कि इसकी स्पीड क्या रही होगी। अब सोचो आप कि स्पीड पूछ रहा है साउंड की, मतलब वहाँ चलाया गया। होता क्या है, कभी कभी आप जैसे नॉर्मली गांव में रहते हो, घरों में रहते हो, शहरों में भी ऐसा होता है जनरली। तो जब आप अपनी चीज़ों को देखें, जैसे होता क्या है कि डीजे बज रहा है वहाँ और सुनाई दे रहा है 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर। तो 400 मीटर दूर मान लेते हैं आप उस डीजे के 50 मीटर पे हैं तो साउंड कैसा सुनाई दे रहा है, उस डीजे के 100 मीटर पे हैं तो कैसा सुनाई दे रहा है, उस डीजे के 200 मीटर पे हैं तो कैसा सुनाई दे रहा है। तो आप देखो कि जब आप पास थे तो ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, मतलब लार्ज अमाउंट में सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते गए वैसे वैसे साउंड क्या होता गया, आपको कम सुनाई देता गया। एक समय आया कुछ टाइम के बाद आपको सुनाई नहीं दिया गया। तो मतलब आप सोचो कि जो साउंड है वो किस पे डिपेंड है, मतलब आप उसकी क्या है, वेवलेंथ पे, किस पे है, वेवलेंथ पे। मतलब वेवलेंथ कम साउंड ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा साउंड कम। तो ये चीज़ भी आपको क्या है, एक समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस चीज़ को अगर आप समझें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 500 उसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, और 0.68 उसका क्या था, लेंथ था। तो हमें कितने, मतलब जो वहाँ पे आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी वो 340 मीटर, मतलब आवाज़ का जो ट्रेवल था, जो साउंड का जो ट्रेवल था वो 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 340 मीटर पहुंच जा रही थी। इतनी उसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। अब हम कहें धीरे से सुनो, एक बार हम कहें सुनो, ऐसी चीज़ें होती है। तो जब आप देखते हो कोई आपको धीरे से बुला रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। कोई आपको तेज बुला रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तेज है। तो ये भी एक छोटी सी, आप रोज अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें करते हो, किसी को तेज बुलाते हो तो किसी को चिल्लाते हो, तो किसी से धीरे से बोलते, किसी के कान में बोलते हो कि ताकि वही सुने, हम ना सुने। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ही तो है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब हम धीरे बोलेंगे तो सिर्फ वही सुनेगा, तेज बोलेंगे कहीं कोई सुन न ले। कुछ ऐसी बात है जो आप अपने दोस्तों में करते हो, गॉसिप करते हो ना, तो दूसरे वाले की बुराई पहले वाले से करनी है तो दूसरे वाले कान में बोलते कि पहला वाला सुन न ले। अगर चिल्लाना हो तो कहते तुम यार इसकी बुराई कर रहे थे। चीज़ें होती है ना, तो सेम चीज़। लेकिन हमें इसको क्या करना है, एक तरीके से एक चीज़ों को समझ करके एक पढ़ना है उस वे में, ताकि आपको अपनी चीज़ों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, समझ में आ गई बच्चा। तो ये वेव क्या था, वेव इक्वेशन की अगर बात करें तो सिर्फ v निकालना था, और वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब साउंड की अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी इंटू
लेमडा। लेमडा क्या है हमारा वेव लेंथ है। ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक चीज़ देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया, क्या है हमने बताया ना बच्चा कि जो आपका साउंड है, ध्यान रखिएगा, हमने बताया ना कि सॉलिड में कैसा बिहेव करता है, लिक्विड में कैसा बिहेव करता है, गैस में कैसा बिहेव करता है, इनफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखो, करेगा द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन 4 माध्यम पे क्या करता है बच्चा, आपका साउंड डिपेंड करता है। मतलब क्या मतलब है, अगर उसकी इलास्टिसिटी चीज़ें पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब अगर आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, पहला इलास्टिसिटी, दूसरा डेंसिटी, तीसरा आपका प्रेशर और चौथा आपका टेम्परेचर। मतलब प्रेशर ज़्यादा है कम है तो भी साउंड इफेक्ट करेगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा है कम है तो भी आपका साउंड इफेक्ट करेगा, डेंसिटी ज़्यादा है कम है तो भी आपका साउंड इफेक्ट, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तभी भी आपका साउंड क्या है इफेक्ट करेगा। तो मतलब साउंड अगर डिपेंड है तो किस पे, प्रेशर, इलास्टिसिटी, डेंसिटी और आपका टेम्परेचर, इन 4 चीज़ों पे आपका क्या है डिपेंड होता है। क्या ध्वनि की चाल किस पे डिपेंड होती है बच्चा, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड होती है। हिंदी वाले बच्चों को लचीलापन, घनत्व, दाब और तापमान पर निर्भर करती है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो बच्चा, चाहे वो इस वीडियो को यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, इनफैक्ट कोई भी देख रहा हो, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमारे लिए हिंदी में कंटेंट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये लगता है कि हमारे लिए इंग्लिश में कंटेंट होना चाहिए, तो मेरे बच्चे आपको कंटेंट दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसमें अच्छी चीज़ आपको सीखने के लिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम को हैं वो बच्चे हिंदी के साथ साथ अपनी इंग्लिश भी क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको चीज़ें क्या भूली जाती है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने इंग्लिश के साथ साथ ये भी सीख सकते हैं कि अगर इनको इस भाषा को इन जनरल लैंग्वेज में किसी से बात करनी, किसी को समझाना हो तो हमें हिंदी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप भारत में हैं तो भारत में दोनों लैंग्वेज आपके लिए उतना ही कंपलसरी। मैं ये कतई नहीं करता कि जो हिंदी मीडियम वाले उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए था, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए था, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जो जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छे हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारा ये प्रयास है कि हम आपको कितना अच्छा बता सकते हैं, कितना अच्छा समझा सकते हैं। इनफैक्ट कि जो आपके जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं, मुझे लगता है सारे के सारे कंटेंट आपके दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं, इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंटर के बाद ग्रेजुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली अगर देखोगे आप तो BSc 20 लगभग आपकी इंग्लिश में ही आने लगी है, इंग्लिश में चीज़ें होने लगी हैं। तो अगर आप अभी से प्रयास करेंगे 9th से ही चीज़ों को करने की, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन तक आप अच्छा खासा एक इंग्लिश बोल लेंगे, इंग्लिश में आप अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे। और एक चीज़ और बात है बच्चा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे कंटेंट हैं जहाँ से आप पढ़ करके रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ से आप पढ़ करके सीख सकते हैं, वो सारा का सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से दूर भागते हैं, तो आप इंग्लिश से ऐसा कुछ भी मत करिए, क्योंकि अगर अभी से आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, तो आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हो जाएगी। तो इस पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, और इसी के साथ साथ इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात कर रहा मेरे बच्चा कि अगर देखोगे आप, एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड की बात कर रहा है कि इसकी साउंड की, कह रहा है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में, ठीक है, ठोस। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा क्या है कि साउंड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, क्यों होती है? क्योंकि साउंड के जो पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल है ना, वो काफ़ी पास होते हैं। तो जब पार्टिकल पास होते हैं, तो मान लो इधर से कोई चीज़ इस पर वेव्स के फॉर्म में टकराई, तो हर एक पार्टिकल क्या करता है, उसको जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो इसके बीच में हमें स्पेस मिलता है। और जब स्पेस मिलता है तो उसको कोई मीडियम मिल नहीं पाता, तो यहाँ पे क्या होती है, चीज़ें कम हो जाती है। गैस की बात करेंगे आप तो और ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, और कम ट्रेवल करती है। तो स्पीड की जो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में। तो ये चीज़ें आपको एक और सीखने को मिल गई यहाँ पे कि जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा। कोई आपसे पूछे, आसपास का लड़का पूछे, साउंड पढ़ के आया हो, करे बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है, किस में, तो आप क्या बताओगे,
जो सॉलिड स्टेट होती है, जो सॉलिड चीज़ें होती है, उसमें क्या होती है, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किस में होती है, गैस में सबसे कम होती है। तो ये चीज़ें आपको क्या है, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें। अब एक चीज़ कह रहा है क्यों भाई, क्यों हम कह रहे हैं सॉलिड में ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है भाई? कह रहा है कि ठोस में जो कण, हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया ना कि उसके पार्टिकल आपके क्या है, पास होते हैं और कसकर एक दूसरे को पकड़े होते हैं, तो इसीलिए चीज़ें क्या है वहाँ पे। अब कह रहा है कि ठोस में कण कसकर पैक होते हैं, इसीलिए कंपन तेजी से ट्रांसफर होता है। जो वाइब्रेशन होता है, अगर पार्टिकल एक दूसरे के पास हैं तो क्या होते हैं, हमने वाइब्रेट किया, जब वाइब्रेट किया तो सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करना, इसीलिए उसमें क्या होती है, चीज़ें जल्दी ट्रांसफ़र होती है। तो सॉलिड, इसीलिए सॉलिड में क्या होता है बच्चा, आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। कह रहा है कि इन गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो सो वाइब्रेशन ट्रांसफर स्लोली, इसीलिए उसमें वाइब्रेशन क्या होता है, स्लोली होता है, मतलब धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों है कि सॉलिड में ज़्यादा है कि गैस में कम है, तो आप ये एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ें, ठीक है। अब मीडियम की बात करो बच्चा, देखो आपके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड अगर देखेंगे आप, क्या है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे होता क्या है कि कभी कभी आप गांव में देखे हो, ट्रेन हमारी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन कान पे, पटरी पे कान लगा के आदमी सुन करके ये बोलता है कि नहीं ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि जो साउंड की जो स्पीड है वो अभी हमने कहा ना कि सॉलिड में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो रेल की पटरी आपकी क्या है, सॉलिड। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन भले ही 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड होता है, अब वो हमें यहाँ भी सुनाई देता है। तो ये चीज़ें आपको क्या है, समझनी पड़ेगी। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि जो गाँव के बच्चे हैं मोस्टली जाते हैं, ये काम करते ही करते हैं, चीज़ें देखते ही देखते हैं। एक बार कान तो जरूर लगाए होगे, नहीं लगाए हो तो लगा के देखना ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए एल्यूमिनियम की बात करा मेरे बच्चे। कह रहा है कि इसमें जो होती है ना, अब देखो आप टेम्परेचर दे रखा है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल है, इससे कम हो रहा है तो भी इफेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा होगा। तभी अभी हमने पढ़ा ना कि जो स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड था। तो उसमें एक चीज़ क्या था, टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर पे भी क्या है, डिपेंड। देखो आप, ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, मीटर पर सेकंड की बात हो रही है बच्चा। एल्यूमिनियम में कह रहा है कि 6420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम अगर सॉलिड है तो इतना मीटर पर सेकंड क्या है बच्चा, उसकी स्पीड है। इस्पात, स्टील की बात करेंगे तो इतना मीटर सेकंड, वाटर लिक्विड की बात करेंगे तो इतना मीटर सेकंड, गैस की बात करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड, और हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड। गैस में एक चीज़ और है, गैस में आपसे हाइड्रोजन गैस की भी बात करें। अब एक चीज़ देखो, सबसे ज़्यादा किस में कह रहा है, एल्यूमिनियम में। सॉलिड है, लेकिन अगर पूछ दे कि किस सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी, मतलब साउंड की स्पीड होती है, तो कौन से सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम। साउंड, एल्यूमिनियम के बाद स्टील। सबसे कम कौन से गैस में होती है, सबसे कम गैस में होती है। लेकिन अगर गैस का नाम पूछे कि किस गैस में होती है, गैस में तो नॉर्मली चीज़ें होती है, लेकिन इस गैस में भी क्या है आपके, हाइड्रोजन। ये चीज़ें आपको, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट अभी से आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या है, ध्यान रखनी पड़ेगी। चलें आगे, चलिए क्या करें, टेम्परेचर इफेक्ट अभी हमने देखा ना टेम्परेचर इफेक्ट का। तो टेम्परेचर इफेक्ट जरा देखो आप, कह रहे कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो साउंड भी क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको सिंपल, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ साउंड। ध्यान रखना इसको। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब एक चीज़ बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा? ये क्वेश्चन आपके लिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ऐसा क्यों है?
चलो एक चीज यहाँ पे देखो, इन एयर की अगर बात करें हम, इन एयर की बात करें बच्चा, ध्यान रखना इस बात को। अब कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज बाई 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.6 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब समझो आप सिंपली, अगर एक भाषा में अगर आप समझो तो 25 मान लेते हैं हमारी 100 डेसिबल आवाज़ है, ठीक है, 100 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे कह रहा है स्पीड, जैसे हमने देखा ना वेलोसिटी क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेलोसिटी का फार्मूला। अब एक चीज़ कह रहा है कि हमने 25 डिग्री पे देखा, वहाँ पे 500 आ रहा, लेकिन अगर 26 डिग्री हुआ उतने ही डिस्टेंस के लिए तो बढ़ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगर 26 से 24 हो गया तो घट जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो हर डिग्री जब बढ़ रही है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.6 मीटर पर सेकेंड क्या हो रही है, उसकी चीज़ें बढ़ रही हैं, स्पीड बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपको क्या है समझना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि आपके बुक में दे रखा होगा, अगर दे रखा होगा तो पढ़ लीजिएगा, जिसके भी बुक में दे रखा, अगर नहीं दे रखा हो तो आप आसानी से यहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखो हमने रेलवे ट्रैक की एग्जाम के एग्जाम्पल दिया था, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, रेलवे ट्रैक की बात कह रहा है कि यू कैन हियर एन अप्रोचिंग ट्रेन बाई प्लेसिंग योर ईयर ऑन द रेल मच बिफोर यू हियर थ्रो एयर बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर, मतलब 15 गुना ज़्यादा स्टिल देन इन एयर। हवा से 15 गुना ज़्यादा किस में ट्रेवल हो रहा है, आपके स्टील में। कभी कभी कह रहा है ना कि आती हुई ट्रेन को हवा से बहुत पहले पटरी पर कान लगाकर सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि इस्पात में हवा की तुलना में 15 गुना ज़्यादा क्या है, यात्रा करती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ में आ गई, एक अच्छी चीज़ है, हवा के कंपैरिजन में जो साउंड है वो स्टील में 15 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। अब सोचो इसमें कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़े हैं जो आप सीख रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। देखो आगे बढ़ें, चलो देखते हैं क्या है। अब बात कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, ध्वनि की विशेषताएं। कुछ तो विशेषताएं होंगी ना। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं क्या विशेषताएं हैं, चलो देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि लाउडनेस इंटेंसिटी, आवाज़ तेज और धीमे पे बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है मेरी आवाज़ धीमे आपको लगती हो, कोई टीचर आपको इतने ही पिच के साथ बोले तो काफ़ी तेज बोलेगा, तो उसकी क्या बोल रहे हैं हम, लाउडनेस और इंटेंसिटी की जहाँ पे बात होती है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि लाउडनेस इज द सब्जेक्टिव प्रिकाशन, क्या लग रहा है, परसेप्शन, सॉरी, लाउडनेस इज द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ साउंड स्ट्रेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑन द वेव। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना कि जो आपकी पिच है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, इस पे चीज़ें होती है। अगर यहाँ पे देखो ग्रेटर एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या है बेटा, लाउडर साउंड, चीज़ें क्या है, मतलब आवाज़ क्या है आपकी, तेज है। कह रहा है कि ध्वनि की शक्ति की व्यक्तिपरक अनुभूति है, यह तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अधिक आयाम का अर्थ है जोरदार, मतलब अच्छी आवाज़। आगे देखो की पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे देखो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का क्या है बच्चा, स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लाउडनेस आपकी 1 है तो एम्पलीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब एक आपको चीज़ ये भी समझने को मिली कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में के बीच में क्या रिलेशन है, तो लाउडनेस बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड उसका 2 गुना बढ़ेगा। समझिएगा, आयाम की बात करें तो उसका क्या होगा, 2 गुना बढ़ेगा। अगर मेजर्ड इन डेसिबल, हमेशा जो होती है बच्चा, जो आपकी साउंड होती है वो किस में मेजर की जाती है, डेसिबल में मेजर की जाती है। नॉर्मल बातचीत, जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो यहाँ पे 60 दे रखा है, लेकिन 40 to 60 होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 40 to 60 मतलब 40 से 60 के बीच में नॉर्मल बातचीत का जो डेसिबल होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड पेन, सबसे ज़्यादा दर्द जब होता है, कहीं एक समय पेन उस सीमा के बाहर बर्दाश्त नहीं होता, मैक्सिमम पेन की अगर बात करें
तो वो क्या है बच्चा 120 डेसिबल। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन अगर पूछेगा। मेजर किस में किया जाता है? डेसिबल में। नॉर्मल बात चीज़ का जो डेसिबल होता है इतना होता है, और पेन का जो मतलब सबसे अधिक जब पेन होता है, दर्द की सीमा कितने समय मतलब आदमी पेन में चिल्ला तो कितना है 120 डेसिबल। ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आए, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो डायरेक्ट ये पॉइंट यहाँ से उठा के क्या करता है, पूछ देता है। तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ें, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि विस्पर वर्सेस साउट, मतलब फुसफुसाहट बनाम चिल्लाना। ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति एक ही स्वर लेकिन चिल्लाने में अधिक बल लगता है। इसका मतलब बड़ा आयाम, आयाम हमारा क्या हो गया, बड़ा आयाम हमारा क्या हो गया, छोटा था तो हम धीरे धीरे बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे तो बड़ा हो गया, ये चीज़ थी। तो ये हमारे लिए क्या है, ध्यान दे। अब कह रहा है कि वॉल्यूम नॉब, क्या कह रहा है कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए विद्युत संकेतों का आयाम बढ़ाता है, जिससे ध्वनि जोरदार होती है। अब एक चीज़ देखो, होता क्या है, जैसे माइक वगैरह होते हैं, जैसे आप नॉर्मल देखे हो ना कि हम खड़े होकर इतना तेज़ नहीं चिल्ला पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को हमने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, उसका आयाम हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक जैसे होते हैं डिवाइसेस, जिसमें हम माइक वगैरह लगा करके हम इतनी पिच में बोलते हैं, लेकिन वो हमारी आवाज़ को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो ये भी नॉर्मल सब एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आयाम बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी क्या हुई हमारी, बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नॉब। मतलब हमारी जो नॉर्मल आवाज़ है उसको हम इंक्रीज करके क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम नॉब किसको बोलते हैं, किसको मतलब हमारी जो आवाज़ है, इस आवाज़ को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे माइक वगैरह लगा के हमने जब बोला तो हमारी आवाज़ क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। तो अक्सर सब लोग देखते हैं, जो कोई गाना गा रहा हो, कोई माइक में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हो, कोई बोल रहा हो, नॉर्मल आप कोई माइक में कहीं पर कीर्तन चल रहा हो, कहीं पर नमाज पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारी आवाज़ को क्या कर रही है, बढ़ाई तो नहीं है। तो जो ये चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नॉब बोलते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी, देखो आप कितनी अच्छी चीज़ है, कोई चीज़ हम धीरे से बोल रहे हैं, कोई चीज़ हम तेज़ से बोल रहे हैं, और कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उपकरण को जोड़ करके हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये भी आपके लिए सारी चीज़ें होती है, सबके सब आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं। आगे देखते हैं क्या बच्चा, पिच, किसकी बात कर रहा है, पिच। किसी की आवाज़ सुनने में हमें अच्छी लगती है, किसी की आवाज़ ऐसा लगता है कि चुप जाएगी, होती है ना। कोई उतने ही नॉर्मल बोलता है तो ऐसा लगता नहीं हाँ ठीक है, कोई बोलता है ऐसा लगता है कि सीटी बज रही है उसकी आवाज़ जब हो रही है। तो ये चीज़ें ना लगभग सभी लोग महसूस करते हैं। तो क्या कह रहा है कि तारत्व तीखेपन या मंदता की अनुभूति या तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है उच्च तारत्व। अब इस यहाँ पे क्या था, एम्पलीट्यूड था, वहाँ पे आयाम बढ़ा रहे थे हम आवाज़ की। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करिए, तो फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होती है उसमें क्या होती है बच्चा, उसका पिच उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस चीज़ को अगर आप समझो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पिच बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हायर फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो तीखी आवाज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली आवाज़ है, ठीक है। और जब क्या है आपका कम है फ्रीक्वेंसी तो गंभीर आवाज़ है, कोई बोलता हाँ, कोई बोलता हाँ, ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको क्या है समझ में आनी चाहिए। ध्यान से देखो, अगर पिच की बात करें तो इस एक स्लाइड से आपको पिच समझ में आ जानी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कम आवाज़ मोटी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आवाज़ पतली। तो ये चीज़ आपको क्या है समझ जानी चाहिए। बाकी पिच वगैरह जो है, साउंड वगैरह जो आपके आगे क्लासेस में काफ़ी ब्रॉड में दे रखा है, तो उसको भी हम चीज़ें देखेंगे। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करो, चलो देखो आ ही गया, समझ ही लो। अब क्या कह रहा है बच्चा, हाई पिच लो पिच। शेर दहाड़ता है ना, तो जब शेर दहाड़ता है तो उसकी क्या है बच्चा, लो पिच है। लेकिन मच्छर भनभनाते हैं ना, तो वो क्या है उनकी हाई पिच है। अब यहाँ पे देखो 500 से 1000 हर्ट्ज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी में, मच्छरों को भनभनाने में, लेकिन शेर जैसा आदमी 20 से 200 लेके बैठा है। ध्यान रखो इस बात। अब एक चीज़ देखो, ढोल होती है ना, ढोल, तो ढोल
कैसी बजती है बेटा, मतलब थप धप 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 करके वो आवाज़ आती है, तो उसकी 50 से 20 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे अगर देखो सीटी की आवाज़, विसल की आवाज़ जो होती है करके बोलती है आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2000 से 3000 हर्ट्ज। अगर बात करो मेल की आवाज़, तो हमेशा जो आदमी की आवाज़ होती है वो 100 से 150 हर्ट्ज होती है एवरेज पुरुषों की आवाज़। लेकिन महिलाओं की, औरतों की आवाज़ जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। हमेशा जो लेडीज़ लोगों की आवाज़ होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन कंपेरिजन टू किसके, आदमियों के। तो ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है ना, नहीं होती तो फ़ोन पे बात करके सुन लेना और पतली लगेगी। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें मेरे बच्चे। क्या कह रहा है कि क्वालिटी टिम्बर, गुणवत्ता, स्वर की विशेषता पूछ रहा है। ध्यान रखना आप, वो यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट distinguish sounds of the same pitch and loudness that depends on the wave form। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुणवत्ता वह विशेषता है जो तारत्व और तीव्रता की ध्वनियों को अलग अलग करती है। यानी यहाँ पे बच्चा अगर गुणवत्ता की बात करें, यहाँ तरंग रूप, तरंग का आकार, उपस्थिति, आवृत्तियों के मिश्रण पर निर्भर करता है क्या आपका क्वालिटी। अगर देखो आप इसके कुछ पॉइंट ध्यान से, तो कह रहा है कि एक ही स्वर को विभिन्न वाद्य यंत्रों पर बजाने से गुणवत्ता का अलग अलग ध्वनि आती है। पिच सेम है, हमने बांसुरी बजाई, हमने बेंजू बजाया, हमने गिटार बजाया, हमने हारमोनियम बजाया, सबकी आवाज़ क्या है अलग अलग आ रही है। तो ये हमारी क्या बताता है गुणवत्ता, आवाज़ की क्वालिटी की बात करेंगे। आवाज़ पहचानने में सक्षम बनाती है। अब हमने बहुत तेज बजा दिया सारी चीज़ें, वहाँ पे कुछ दमड़ दमड़ हो रहा है, कुछ पे पा हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ में आएगा क्या बज रहा है नहीं। लेकिन एक नॉर्मल स्वर में सारी चीज़ें बजेगी। जैसे गाने वगैरह क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट में चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ सारी चीज़ें बजती हैं। तो हमें बेंजू की भी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें बांसुरी की भी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें ढोलक की भी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें तबले की भी आवाज़ अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से आती हैं, गुणवत्ता की वजह से। और गुणवत्ता किस पे डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, तारत्व, तीव्रता ध्वनियों को अलग अलग करती है, तरंग रूप, तरंग का आकार, आवृत्तियों का मिश्रण, इन सभी चीज़ों पे क्या है डिपेंड करता है। तो ये आपको चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। आगे बच्चा रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर बात करें, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ही गाना अलग अलग गायक, जब दो गायक एक ही गाने को एक ही तारत्व और तीव्रता पर गाते हैं तब आप उन्हें उनकी अद्वितीय आवाज़ की गुणवत्ता के कारण अलग अलग पहचान सकते हैं। सेम बात है, सही बात है। एक ही गाने को हम दो लोगों ने गाया है, लेकिन दोनों लोगों गाने का आवाज़ का जो फ्रीक्वेंसी है तो उससे हमने क्या किया, पहचान लिया। सबने आसपास देखते हैं उसी गाने को आपका दोस्त गा रहा है, कैसा गा रहे हैं, आप गा रहे हो, कैसे गा रहे हो, सेम चीज़ें समझ में आ रही है। तो सेम चीज़ें आपको भी समझ में आनी चाहिए। आगे क्या है बच्चा, टोन वर्सेस नोट होता है ना, कि बोलते हैं ना कि नोट 1, नोट 2, नोट 3। सिंगर लोग क्या करते हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3 पे चीज़ें होती है। तो नोट का मतलब क्या है, सबसे पहले टोन समझो। टोन का मतलब क्या है कि एकल ध्वनि आवृत्ति, और यहाँ पे क्या है ट्यूनिंग फॉर्क की बात कर रहा है। लेकिन अगर नोट की बात करेंगे तो कई आवृत्तियों का मिश्रण, यानी यहाँ पे संगीत और वाद्य की बात होती है, ठीक है। टोन, किस टोन में बात कर रहे हो, गुस्से में बात कर रहे हो कि नॉर्मल टोन में बात कर रहे हो, क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती है कि नहीं। नोट में क्या है, कई सारी आवृत्तियों का मिश्रण, और जैसे आपकी संगीत वाद्य गाने सारे, नोट 1, नोट 2, नोट 3 ऐसी चीज़ें होती है ना, कि नोट 1 ले लो, आप नोट 2 ले लो, इस नोट पे गा रहे थे, इस नोट पे गा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, जैसे किसी को सिंगर वगैरह बनना हो तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नोट क्या है, चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली। हमने फ्रीक्वेंसी भी देख ली, हमने एम्पलीट्यूड भी देख लिया, हमने पिच भी देख ली, लाउडनेस भी हमने देखा कि इसमें कितना ज़्यादा है, डेसिबल क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी।
और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने सिखाया है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है उसको अच्छे से सीखें, नोट्स बनाते चलें। नोट्स आपको मिलेगा भी इसके चैनल पे, आपके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब टेलीग्राम के लिंक पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप बनाते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक छोटी सी जानकारी और मेरे बच्चे, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है लखनऊ में जिसमें सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप आसपास रहते हैं तो आप एक बार ज़रूर आएँ, इस पर विजिट करें, विजिट करके देखें आप। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।